Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आज का टॉपिक है डेयर एंड डेयर। डेयर एंड डेयर यहाँ दो बार इसलिए बोला गया है क्योंकि डेयर को हम एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं और देयर को हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम देयर को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं और देयर को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हम कैसे यूज करते हैं। रूल 1, देयर डिनोटिंग चैलेंज। यहाँ जब हम व्हेन देयर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ चैलेंज वी यूज इट एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। यानी जब हम डेयर को चैलेंज के रूप में या चैलेंज के अर्थ में यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं तब वी यूज इट एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। तब हम डेयर को एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। दैट इज इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द प्रेजेंट टेंस एज आइदर डेयर टू डेयर्स। either dare to dares मतलब that is मतलब इसका अर्थ हुआ इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करने का मतलब यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर के साथ एस और ईएस लगाते हैं एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डेयर के साथ एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है एंड यही मतलब है इसका ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब के रूप में यूज करने का। मेन वर्ब के रूप में यूज करने का मतलब है कि इस पर टेंसेस के वो सभी रूल लागू होने लगते हैं। जब कोई वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती है यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती है जैसे कैन कुड में माइट, तब इन पर ये वाले रूल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे। ये वाले रूल इन पर अप्लाई नहीं होते हैं। प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरीज पर तो होते हैं लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। यही मेन वर्ब का या ऑर्डिनरी वर्ब का अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए और इसका जब देयर एज अ मेन वर्ब यूज की जाती है तब इसका अर्थ होता है चैलेंज। तो इसलिए ही डेयर्स मी टू क्लाइंब टू द पीक। ही डेयर्स मी टू क्लाइंब टू द पीक का मतलब है ही चैलेंजेस मी टू क्लाइंब टू द पीक। यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि वह मुझे चुनौती देता है टू क्लाइंब टू द पीक यानी पीक पर चढ़ने की वह मुझे चुनौती देता है यानी चोटी पर चढ़ने की वह मुझे चुनौती देता है। तो डेयर्स का मतलब यहाँ चैलेंज का मतलब यहाँ चुनौती देना होता है। आई डेयर यू टू कम्पीट विद मी। मैं तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करने की यानी प्रतियोगिता करने की चुनौती देता हूँ। दे डेयर मी टू मूव दिस बोल्डर। वे मुझे इस बोल्डर को मूव करने की, हटाने की या हिलाने की चुनौती देते हैं। यहाँ पर देखिए एक तो डेयर के साथ एस और एस यानी कि प्रेजेंट टेंस के रूल्स लागू हो रहे हैं। दूसरा उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है वो इन्फिनेटिव है। टू क्लाइंब इस तरह से आ रही है, टू कम्पीट आ रही है, टू मूव आ रही है। इस विषय को भी ध्यान से देखेंगे। एंड तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ डेयर का मतलब चैलेंज होता है और इसमें डेयर एज अ मेन वर्ब और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यहाँ पर डेयर का यूज किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट पर या दूसरे रूल पर हम चलते हैं। डेयर इन नेगेटिव सेंटेंस। जब डेयर को नेगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज किया जाता है तब ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है यानी वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ये यहाँ पर यूज किया जाता है।
तभी यह नेगेटिव वर्ब इसके साथ मतलब नेगेटिव सेंस में यह यूज होता है। इन नेगेटिव सेंटेंसेस में व्हेन डेयर इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ड, जब डेयर के बाद फॉलोड बाय मतलब जब डेयर के बाद नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, नेगेटिव वर्ड मतलब जैसे नॉट है, नेवर है, नन है, जब ये शब्द आते हैं डेयर के बाद, और सेमी नेगेटिव वर्ड, और सेमी नेगेटिव जैसे हार्डली है, स्केर्सली है, जब ये वर्ड ये भी नेगेटिव ही माने जाते हैं वर्ड्स, तो जब ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स आते हैं वी यूज डेयर नॉट डेयर्स, तब हम इसको डेयर, चूंकि हम इसको अब यहाँ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मान चुके हैं तो इसलिए हम इसके साथ डेयर यूज करते हैं, ना कि डेयर्स यूज करते हैं। इवन विद थर्ड पर्सन, अब यहां से हम पर्सन को यानी सब्जेक्ट को हम देखना शुरू बंद कर देते हैं, तो इवन विद थर्ड पर्सन सिंगुलर इन द प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के रूल को हम यहाँ देखना बंद कर देते हैं और डेयर नॉट हम कहना शुरू कर देते हैं। अगर डेयर के बाद में कोई भी नो, नेवर या नॉन, नन या नॉट आया है एंड या फिर उसके साथ स्केर्सली या हार्डली आया है उसके बाद, तो फिर हम ये चीज जो हमने रूल नंबर 1 में देखी थी कि डेयर्स चैलेंज के रूप में लगाते हैं, वह यहाँ पर बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ चैलेंज भी नहीं होता है, यहाँ तब डेयर का मीनिंग चैलेंज भी नहीं रहता है, तब यह मीनिंग हो जाता है ही डज नॉट हैव द करेज, तब यहाँ डेयर नॉट का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जब हम कहते हैं आई डेयर यू टू कम्पीट विद मी, यानी मैं तुम्हें अपने साथ प्रतियोगिता करने की चुनौती देता हूं, तो आई कम्पीट यू, आई डेयर यू टू कम्पीट विद मी, तब हम ऐसे कहते हैं। लेकिन जब हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम उस किसी को, तब डेयर का मीनिंग यहाँ पर मतलब जब डेयर एज एन ऑर्डिनरी वर्ब नहीं है और ये एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है, तब डेयर का मतलब चैलेंज नहीं रह जाता है, तब डेयर का मतलब हो जाता है डज नॉट हैव द करेज टू डू समथिंग। सो ही डेयर नॉट फाइट विद मी, ही डेयर नॉट फाइट विद मी का मतलब है ही डज नॉट हैव करेज टू फाइट विद मी, यानी उसके अंदर मेरे साथ फाइट करने या लड़ाई करने का साहस नहीं है या जुर्रत नहीं कर सकता, यह इसका अर्थ हो जाता है। आई डेयर नॉट स्टैंड बिफोर यू, इसका मतलब हो जाता है आई डू नॉट हैव करेज टू स्टैंड बिफोर यू, यानी मेरे अंदर तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस नहीं है, मेरे में तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस नहीं है, या मुझ में तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस नहीं है। दे डेयर नॉट क्वेश्चन माई इंटेग्रिटी, मतलब वे मेरी इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन उठाने का उनके अंदर साहस नहीं है, यानी वो मेरी इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन या प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं कर सकते। ही डेयर हार्डली स्पीक बिफोर मी, यानी वह उसके अंदर मेरे सामने बोलने का साहस नहीं है, या वह बहुत मुश्किल से साहस जुटा पाता है। इस तरह से चूंकि हार्डली वर्ड मुश्किल की ओर इशारा करता है, तो वह बहुत मुश्किल से मेरी ओर मतलब साहस जुटा पाता है, यह मतलब यहाँ पर हो जाता है। जहाँ रूल नंबर 1 में डेयर का मतलब चैलेंज या चुनौती देना होता है, वहीं डेयर नॉट का मतलब साहस नहीं है, यह हो जाता है। देन रूल नंबर 3 इज डेयर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चूंकि हम इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मान चुके हैं, तो डेयर का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है तो डेयर सब्जेक्ट से पहले नीड की तरह आने लगता है। यहाँ भी इसका अर्थ चुनौती देना न होकर के क्या सब्जेक्ट के अंदर साहस है या फिर क्या सब्जेक्ट कोई जरूरत कर सकता है, इस तरह का इसका अर्थ होता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद डेयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो डेयर से शुरू होते हैं, वी यूज डेयर नॉट डेयर्स, उनमें भी हम डेयर यूज करते हैं, डेयर्स यूज नहीं करते। इवन विद थर्ड पर्सन के साथ भी सिंगुलर इन द प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो उसके साथ भी हम डेयर ही यूज करते हैं, डेयर्स यूज नहीं करते, क्योंकि हम इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मान चुके होते हैं। ऑल्सो द इन्फिनेटिव कमिंग आफ्टर इट इज यूज्ड विदाउट टू, और इसके बाद जो इन्फिनेटिव भी होता है वह भी बिना टू के ही आता है, अर्थात इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। यानी जब डेयर को मेन वर्ब की तरह और ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज करते, तब
इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसके साथ टू आएगा, यानी कि वो इन्फिनेटिव विद टू होगा। और अगर जब हम डेयर को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं तब डेयर के बाद आने वाली वर्ब के साथ टू नहीं आएगा, वो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा। जैसे डेयर ही स्पीक बिफोर यू मीन्स डज ही हैव करेज टू स्पीक बिफोर यू, इसका मतलब ये हो गया। डेयर ही स्पीक बिफोर यू का मतलब डज ही हैव करेज टू स्पीक बिफोर यू, यानी क्या उसके अंदर तुम्हारे सामने बोलने का साहस है या क्या वह तुम्हारे सामने बोलने की जरूरत कर सकता है, यह इसका अर्थ हो गया। डेयर ही रिपीट द मिस्टेक, क्या वह तुम्हारे सामने गलती दोहराने की जरूरत कर सकता है, या डज डेयर ही रिपीट द मिस्टेक मीन्स डज ही हैव करेज टू रिपीट द मिस्टेक, यानी क्या उसके अंदर गलती दोहराने का साहस है, यह इसका अर्थ हो जाता है। इसी तरह से रूल नंबर 4 में भी डेयर इन इंट्रोगेटिव, अभी देखिए यहाँ भी डेयर इन इंट्रोगेटिव हमने किया है, यहाँ भी हम डेयर इन इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ डेयर इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कहूंगा। तो देखिए यहाँ कैसे कर रहे हैं, डेयर इन डू इंट्रोगेटिव, यानी कि मतलब यहाँ पर डेयर ही स्पीक, ये तो डेयर इन डू इंट्रोगेटिव। तो डू इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि डेयर को अब हमने मेन वर्ब बना दिया और डू से इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो डू से हम किसी सेंटेंस को कब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डू से हम तब इंट्रोगेटिव बनाते हैं जब वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम जब डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा और वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तब उसका नेगेटिव, यानी डेयर जब नेगेटिव सेंस में है या साहस नहीं है, इस सेंस में जब डेयर है तब तो डेयर का जो इंट्रोगेटिव है वो डेयर खुद सब्जेक्ट से पहले आकर के लगाया जाएगा, जैसा कि रूल नंबर 3 के फर्स्ट और 2 सेंटेंसेस बताते हैं। लेकिन जब डेयर चैलेंज करने के अर्थ में होगा उस और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा होगा, यानी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा होगा, तब डेयर का जो इंट्रोगेटिव होगा, चूंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है वहां पर, तो इसलिए उसका जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है वो सब डू और डज से ही बनेंगे। इसलिए डज ही डेयर टू चैलेंज यू, यहां पर डेयर मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब होते ही डू डज यहां आ गया, सब्जेक्ट से पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज आ गया, और डेयर के बाद फिर यहाँ चैलेंज अगर वर्ड आया है तो चैलेंज के साथ या टू आ गया। तो डज ही डेयर टू चैलेंज यू मीन्स डज ही डेयर टू चैलेंज यू, यहाँ पर ये इसका हो गया। हालांकि इसका सेंस जो बन रहा है वो ये है डज ही हैव द करेज टू चैलेंज यू, राइट। इसी तरह से डिड ही डेयर टू आर्ग्यू विद यू मीन्स डिड ही हैव करेज टू आर्ग्यू विद यू, और डिड ही चैलेंज टू आर्ग्यू विद यू, ऐसा भी इसका मीनिंग हो जाएगा। एंड डू आई डेयर टू स्टैंड बिफोर यू मीन्स डू आई हैव करेज टू स्टैंड बिफोर यू, यहाँ इसका मीनिंग ये हो जाएगा जब डू से करेंगे तब, ठीक है। एंड डेयंट, उसके बाद अगर इसका नेगेटिव बनाना है, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है इसका डेयंट, तो नेगेटिव हो जाता है डेयंट। इन नेगेटिव सेंटेंसेस बोथ विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज डेयंट, तो डेयंट हो जाता है नेगेटिव में। एंड जैसे फॉर एग्जांपल ही डेयंट कम बिफोर मी, यानी ही डज नॉट हैव करेज टू कम बिफोर मी, यानी उसके अंदर मेरे सामने आने का साहस नहीं है या वह मेरे सामने आने की जरूरत नहीं कर सकता है। प्रेजेंट सेंस में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के सेंस में हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। आई डेंट गो देयर अलोन, यानी मेरे अंदर वहां अकेले जाने का साहस नहीं है, या फिर मैं वहां अकेले जाने का साहस नहीं कर सकता या दिखा सकता, दूसरा मतलब इसका ये है। रूल 6 में है डेंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। डेंट हैव थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि उसको ऐसा साहस नहीं दिखाना चाहिए था, यानी कि उसने जो साहस दिखाया वह गलत था, यानी दिखाया गया साहस गलत था। तो दिस कंस्ट्रक्शन मीन्स दैट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट वाज आइदर नॉट नेसेसरी और नॉट प्रॉपर। जिस तरह से नीडंट हैव का यूज किया जाता है उसी तरह से डेंट हैव का यूज किया जाता है कि ये तो एक तो नेसेसरी नहीं था, या तो नेसेसरी नहीं था, आवश्यक नहीं था,
और अगर वो किया भी गया तो फिर वो इम्प्रॉपर तरीके से किया गया, मीन्स प्रॉपर तरीके से वह नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डिडंट हैव गॉन अलोन इन द डीप वुड। डीप वुड मीन्स जंगल होता है, तो ही डिडंट हैव गॉन अलोन यानी कि उसको जंगल में, घने जंगल में अकेले जाने का साहस नहीं दिखाना था या साहस नहीं करना चाहिए था। ही डिडंट हैव गॉन अलोन इन द डीप वुड, उसको अकेले जाने का साहस नहीं दिखाना चाहिए था। यू डिडंट हैव चैलेंज्ड हिम लाइक दिस, तुम्हें उसको इस तरह से चैलेंज नहीं करना चाहिए था। मतलब मैं चाहिए था शब्द कह रहा हूं, यानी कि तुम्हें उसको इस तरह से चैलेंज करने का साहस नहीं दिखाना था, यानी कि तुमने जो किया वह गलत किया। अगर इसको हम सही अर्थ में बोलेंगे तो चाहिए था के ही अर्थ में इसको हिंदी में बोला जा सकता है। तो इस वीडियो को केवल हम यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दैट्स ऑल।